जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। परसों एक बेहद हास्यास्पद और बेवकूफ़ाना पत्र सामने आया, जिस पर कोई चर्चा की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन जनता के विचार उन पढ़े लिखे जजों तक पहुंच सके, इसलिए यह वीडियो बनाना पड़ा। और इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को बेल देकर अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वह चुनावी मौके पर अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय हो, बाबा रामदेव का विषय हो, अथवा अब संविधान को तार तार करके केजरीवाल को बेल देने का मामला हो। यह पूरी तरह से चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट जैसे माननीय संस्थानों को अपने एजेंडे के लिए जजों द्वारा प्रयोग करके उसे बदनाम करने का यह कार्य बहुत ही ओछा और निकृष्टता से भरा हुआ है। भारत के इतिहास में शायद आज जजों द्वारा यह पहला फैसला होगा जिसने भारत के आम नागरिकों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया और नेता को प्रथम दर्जे का नागरिक। यदि जज साहब लोग यह सोचते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भरोसे वह न्यायालय की गरिमा बनाकर रख पाएंगे, तो यह सोचना कोरी मूर्खता है। फिलहाल हम अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं। हुआ कुछ यूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दो पूर्व जजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर आमने सामने सार्वजनिक बहस करने का न्योता दिया है। इस पत्र पर द हिंदू के पूर्व संपादक एन राम ने भी हस्ताक्षर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस AP शाह ने पत्र में लिखा है कि इस बहस से एक मिसाल कायम होगी और लोग दोनों नेताओं का पक्ष सीधे जान सकेंगे। इससे दोनों को लाभ होगा। चिट्ठी में कहा गया है कि दुनिया हमारे चुनाव पर उत्सुकता से नज़र रखती है। ऐसे में बेहतर होगा कि जनता दोनों पक्षों के सवाल जवाब सुने। इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। पत्र में दोनों पक्षों को इस बहस का न्योता स्वीकार करने की अपील की गई है और साथ ही बहस की जगह, अवधि, प्रारूप और मॉडरेटर सभी का चयन परस्पर सहमति से तय करने की बात कही गई है। गैर हाजिरी की स्थिति में दोनों नेताओं से अपना प्रतिनिधि भेजने की बात भी पत्र में है। उनका कहना है कि आज के डिजिटल दौर में गलत बयानी, झूठी खबर और खबरों के साथ हेरफेर संभव है। ऐसे में आम जनता को इन बहसों के सभी पक्षों के बारे में जानकारी देना बेहद ज़रूरी है ताकि वोट देते वक्त वे सही चुनाव कर सकें। अब जनता के विचार जानने से पहले आपको इन जजों और पत्रकार महोदय की तिकड़ी के बारे में भी जान लेना चाहिए। पहले हैं जस्टिस मदन बी लोकुर। ये सुप्रीम कोर्ट के उन 4 जजों में शामिल थे जिन्होंने पद पर रहते हुए देश के तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ सार्वजनिक रूप से प्रेस वार्ता करके सनसनीखेज आरोप लगाए थे। यह इन जजों का अभूतपूर्व फैसला था क्योंकि इस प्रेस वार्ता से सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच की खाई पूरे देश के सामने आ गई थी। इन जजों का आरोप था कि चीफ जस्टिस दूरगामी महत्व वाले केसों की सुनवाई कुछ चुनिंदा पीठों को ही सौंप रहे हैं। दूसरे हैं मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश रहे AP शाह, जिनको उनके कार्यकाल के दौरान भी एक्टिविस्ट जज माना जाता था। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर करना उनका ऐतिहासिक फैसला था। यह धारा अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध करार देती है। मतलब इन जज साहब ने अप्राकृतिक सेक्स को अपराध नहीं माना था। एक्टिविस्ट जो ठहरे वामपंथी विचारधारा से प्रेरित रहे होंगे। तीसरे जो पत्र लिखने वालों में शामिल हैं एन राम। ये अंग्रेजी संपादक द हिंदू के संपादक रहे हैं और द हिंदू का संपादक होने का मतलब आप बेहतर समझ सकते हैं। ये मोदी सरकार के कड़े आलोचकों में शामिल हैं। तो अब आपको इस तिकड़ी के इस पत्र का आशय भी स्पष्ट हो गया होगा। ये कांग्रेस का एक एजेंडा है क्योंकि वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने बराबर के कद वालों से ही चर्चा कर सकते हैं, तो उन्हें ये कहने का मौका हाथ लग जाएगा कि मोदी डर गया राहुल से।
ये सभी वामपंथी विचारधारा के फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबका अपना मत, अपनी पसंद, अपनी समझ हो सकती है। दिक्कत सिर्फ एक बात में है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मामूली सांसद से डिबेट करें। मैंने एक पोस्ट भी डाली थी एक्स पर, गजब मूर्ख ये पढ़े लिखे लोग हैं। एक मामूली सांसद से एक प्रधानमंत्री डिबेट करेंगे? न विपक्षी दल का नेता, न पार्टी का अध्यक्ष, जमानत पर घूम रहा एक आरोपी, उसकी हैसियत है प्रधानमंत्री से डिबेट करने की? सीधी बात है, राहुल गांधी कौन होते हैं इस पर बहस करने वाले? क्या वह इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं या कांग्रेस पार्टी में उनका क्या पद है? क्या वह बॉस हैं? वह पार्टी के अध्यक्ष हैं? अगर वो कुछ नहीं है तो उससे तो भाजपा के 325 सांसद ही डिबेट कर सकते हैं ना। और जब डिबेट का इतना शौक था तो स्मृति ईरानी के 100 बार चैलेंज देने पर भी राहुल गांधी क्यों नहीं गए? सीधी सी बात है, स्मृति ईरानी ने पप्पू को डिबेट के लिए चुनौती क्या दी? कांग्रेस का इकोसिस्टम काम पर लग गया। अब वह मोदी जी को भगौड़ा कहने के लिए बेताब है। फिलहाल इस पर ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए बस इतना कहना काफ़ी होगा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में वही फ़र्क है जो उसैन बोल्ट और चलना सीख रहे 1 साल के बच्चे में होता है। तुलना बराबर वालों की जाती है। एक विश्वव्यापी नेतृत्व का क्षमतावान व्यक्ति और दूसरा गैर जिम्मेदार असंसदीय आचरण करने वाला जोकर। अब आप ही बताइए, इनकी तुलना कैसे करें? बहुत फर्क होता है जमीन से जुड़े एक व्यक्ति में जिसने सतह से काम करना शुरू किया और ऊपर तक आया, क्योंकि उसे पता होता है कि कितना मुश्किल होता है किसी का विश्वास कमाना, और उसे पता होता है कि एक बार अगर ये विश्वास टूट जाए तो इसे फिर जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए वह पूरी जिम्मेदारी से बात करता है। और दूसरी ओर वह आदमी है जिसे सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की दावेदारी भी बिना मंत्री बने, बिना मुख्यमंत्री बने मिल जाती है। उसे कभी समझ ही नहीं आता कि लोगों का विश्वास कैसे अर्जित किया जाता है और विश्वास का क्या महत्व है। उसके लिए यह काफ़ी होता है कि उसके आसपास उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले कुछ चमचे घूमते रहें। इसके लिए वह कुछ भी करता है, परंतु उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि आपको कुर्सी केवल आपके चाटुकार लोग नहीं दिलाएंगे। उसके लिए जनता को भी भरोसे में लेना पड़ता है, और जनता का भरोसा जीतने के लिए काम करके दिखाना पड़ता है, और काम करके दिखाने के लिए किसी पद पर पहले बैठना पड़ता है। अब गांधी नेहरू के नाम से जनता इतना चिढ़ चुकी है कि अगर एक बार गांधी और नेहरू भी वापस चले आए तो वो भी मुंह की खाएंगे। तो चलिए जनता के विचार देखते हैं। एक वेबसाइट है क्वेरा, जिस पर लोग प्रश्नों के जवाब लिखते हैं। वहाँ पूछा गया कि राहुल और नरेंद्र मोदी में क्या अंतर है। देखिए लोगों ने क्या जवाब दिया। मोदी केवल प्रेरित कर सकते हैं बीजेपी को वोट देने के लिए, लेकिन राहुल गांधी मजबूर कर देता है बीजेपी को वोट देने के लिए। पगले रुलाएगा क्या? समुद्र और नाली का अंतर भी समझ नहीं आता? तो प्रश्न पूछते हुए शर्म तो महसूस होना चाहिए कि नहीं? कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगू तेली? राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बनेंगे? अगले जन्म में। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से किन मायनों में बेहतर हैं? साधारण लोगों का मनोरंजन करने में और चरण चाटू लोगों को शर्मिंदा करने में। हद तो तब होती है जब उसके बाद भी चरण चाटू उन्हें नेता समझते हैं और मानते हैं। एक न्यायपूर्ण दुनिया में इन दोनों नामों को एक पंक्ति में उल्लेख करना अपराध होता है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जैसे आबादी वाले बड़े देश में पीएम पद के लिए पीएम मोदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी राहुल गांधी हैं। One can imagine the difference between a lion and a dog. जमीन व आसमान का अंतर है। क्रम से जो घोड़े और गधे में होता है, वैसे नाम में आउल उच्चारण ही दूसरे व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बता देता है। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी में क्या अंतर है? समझदारी बनाम मूर्खता, गगनचुंबी बनाम रसातलगामी, और ईश्वरीय वरदान बनाम अभिशाप। एक सज्जन उल्टा भी लिखते हैं। वो लिखते हैं कि मोदी जी में बदले की भावना है। गांधी परिवार से जलन के कारण मोदी जी आरएसएस के हैं।
राहुल गांधी समझदार है, पढ़ा लिखा है, भारत से प्यार करता है। तुलना की बात पर एक व्यक्ति ने लिखा है कि भाई मेरे, यह भी कोई प्रश्न है? अगर आप किसी ज्ञानी की तुलना किसी बेवकूफ़ से करने को कहोगे तो यही कहना होगा कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मोदी जी विदेश में ये बताते हैं कि भारत में सब कुछ बहुत अच्छा है। राहुल विदेश में यह बताते हैं कि सब दुखी पीड़ित हैं। अंतर आप खुद समझ लो। दोनों में कोई मेल नहीं है, यही दोनों में अंतर है। जो कुएं के मेढक और सागर की वेल में अंतर होता है, वही अंतर है। राजनीतिक व्यक्ति में सर्वगुण होने चाहिए, जो राहुल गांधी में नहीं है, वो कच्चे खिलाड़ी हैं। कहाँ मोदी जी राजा और कहाँ राहुल गंगू तेली। नरेंद्र मोदी व राहुल गांधी में कौन ज़्यादा समझदार लगता है, यह सवाल पूछने वाला नासमझ लगता है। नरेंद्र मोदी एक ऊर्जावान, कर्मठ और स्व अनुशासित बंदा है, जबकि राहुल गांधी सोनिया गांधी का बेटा है, प्रियंका गांधी का भाई है और प्रियंका के बच्चों का मामा है, रॉबर्ट वाड्रा का साला है। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी दोनों में से बेहतर नेता कौन है, ये सवाल है या मजाक? कौन है बेहतर नेता, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? फॉर हेवन्स सेक, राहुल दा विंची कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद सन ऑफ इंडिया। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से कौन सा नेता भारत के लिए बेहतर होगा? पहले तो पप्पू को नेता कहकर नेताओं का अपमान न करें तो हिंदुस्तान पर उपकार होगा। उत्तर आप समझ गए होंगे, कृपया ऐसा मजाक न करें। नरेंद्र मोदी खुद भाजपा को चलाते हैं और कांग्रेस राहुल गांधी को चलाती है। राहुल जी तीर्थ यात्रा के लिए थाईलैंड जाते हैं और मोदी जी अग्रिम मोर्चों पर सैनिकों के बीच। अब कुछ लोगों के वीडियो भी देख लीजिए, उन्हें भी सुन लीजिए। राहुल गांधी को कतई नहीं जिताएंगे। एक बार ठोकर दे करके अमेठी से चले गए वायनाड और 5 साल शकल नहीं दिखाया, अब आ रहे हैं और आधी संपत्ति बंटवा रहे हैं, और मंगलसूत्र तक उतरवा रहे हैं। किस गुण पर उनको वोट दें भाई? क्या गुण है उनमें? है? हिंदुस्तान में एक लौंडिया तक उनको नहीं मिल रही है। कुली का काम करके दिखा रहे हैं पब्लिक को, पब्लिक बेवकूफ है। वो तो कह रहे हैं कि जनता से मिलने जा रहे हैं। जनता से मिलने अब जा रहे हो, इससे पहले कभी आए? इससे पहले कभी आए? इनके बाबा दादी नाना नानी कोई आया मिलने? कैसे लगते हैं राहुल गांधी? आपको नहीं लगता कि वो प्रधानमंत्री मोदी मुकाबला कर पाएंगे? मोदी का क्या मुकाबला करेगा? एक पागल आदमी एक अच्छे आदमी से क्या मुकाबला करेगा? कहीं गोल टोपी लगा लेता है, कहीं मंदिर चला जाता है, कहीं मस्जिद चला जाता है, कहीं मंदिर तोड़ने की बात करता है, कहीं बनाने की बात करता है। पागल है वो तो। तो राहुल गांधी आप ये बताइए कि क्या क्या फायदा मिला मोदी सरकार में? हमें तो पूरा फायदा मिला, हमारे गाँव को मिला। तो कह रहे हैं देश बेच दिए हैं कांग्रेस वाले। हाँ, तो उनका बेच दिया होगा, उनका घर बेच दिया होगा। देश तो हमारे जहाँ था वहीं है और आगे बढ़ गया, चांद पे पहुँच गया। तो ये विपक्ष वाले फिर क्यों इतना परेशान रहते हैं? विपक्ष वाले ये नहीं कि वो पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे हैं ना, कि पब्लिक बेवकूफ है, पहले वाला पासा फेंक देंगे। पहले तो बुड्ढे सुड्ढे थे, वो न तो मीडिया थी, न पेपर था, न खबर थी। गांव में पंडित जी आए, नाम के पंडित, काम के मुस्लिम। आप मुस्लिम मानते हैं क्या राहुल गांधी? और कौन हिंदू कब है? वो दत्तात्रेय हिंदू है। कौन? वही है राहुल गांधी। उसका दादा कौन था? दादा कौन था? आप ही बताइए। दादा कौन था? फिरोज कौन था? तो फिर हिंदू कैसे हो गया वो? आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी मुकाबला कर सकते हैं? राहुल गांधी तो उसके घुटनों तक नहीं पहुंचे। मोदी है, मोदी के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। राहुल गांधी को मौका देंगे? वो तो हमारे जैसा भैया, उसको क्या मौका देंगे हम? राहुल गांधी को मौका देंगे? वो तो हमारे जैसा भैया, उसको क्या मौका देंगे हम? राहुल गांधी 1-1 लाख दे रहा है, ले लो। 1 लाख पर थूक देंगे। चाहिए नरेंद्र मोदी जैसे बाप चाहिए, वो नरेंद्र मोदी जैसे। हाँ, वो राहुल गांधी जूती का धूल है, जूती का धूल। हाँ, जूती का धूल है। युवा नेता है, युवा नेता होगा वो अपना उसमें नेता। प्रधान भी नहीं बनाएंगे, प्रधान भी नहीं बनेगा। मंत्री तो बहुत दूर है, प्रधान लायक भी नहीं है वो तो। अगर हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बनेगा, नहीं हम अपने गांव का प्रधान भी नहीं बनाएंगे। जो चाहिए ना वो हमारे बाप है, नरेंद्र मोदी, वही चाहिए हमें। ये देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मोदी जी का पर्पस यही था, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करें अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को, हमारी हिस्ट्री को, हमारी लेगेसी को, क्योंकि हम जो भारतवर्ष है अब मॉडर्निटी की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं, इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं,
पर हमें हमारे रूट्स, हमारी कल्चरल हेरिटेज ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए विकास भी, विरासत भी, और वही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का जो एक मिश्रण है, तो ये उसका एक काशी आके ना, काशी इज दैट, ये जगह जो है ये तो इतिहास से भी पुरानी है, परंपरा से भी पुरानी है। तो ऐसी जगह में ये सब जो विकास लेकर आए हैं, ये सब देखना, it's an absolute wonder, it's an absolute marvel. We deeply appreciate everything Shri Narendra Modi has done to protect and promote the Bunkar community. काशी as an example आप ले लो, 10 साल पहले ये सब नहीं था। जिस प्रयास से मोदी जी ने यहाँ पर बदलाव लेकर आए हैं, सुधार लेकर आए हैं, people from not only all over India but all over the world would come to experience the divinity that is present in Kashi. But अम्मा कौन जीत रहा आपकी बार? फूलबारो जीतेगा, हमने सुनी पंजा जीत रहा। बाकी माँ का भूसड़ा, बाकी पंजा वाले की बहनी के लाभ। लुब्बे लुबाब ये कि औकात देखकर किसी को न्योता दिया जाना चाहिए। किसी ने पूछा कि मोदी कौन है, तो एक राजनीतिक वैद्य ने बड़े सुंदर ढंग से समझाया। आप भी जरा ध्यान से सुनिए। आयुर्वेद और मेडिकल साइंस में शहद को अमृत के समान माना गया है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि शहद को अगर कुत्ता चाट ले तो वह मर जाता है। यानी जो मनुष्यों के लिए अमृत है, वह शहद कुत्तों के लिए जहर है। शुद्ध देशी गाय के घी को आयुर्वेद और मेडिकल साइंस औषधीय गुणों का भंडार मानता है, मगर आश्चर्य, गंदगी से प्रसन्न रहने वाली मक्खी कभी शुद्ध देशी घी को नहीं खा सकती। गलती से अगर मक्खी देशी घी पर बैठकर चख भी ले तो वो तुरंत तड़प तड़प कर मर जाती है। आयुर्वेद में मिश्री को भी औषधीय और श्रेष्ठ मिष्ठान माना गया है, लेकिन आश्चर्य, अगर गधे को एक डली मिश्री खिला दी जाए तो कुछ समय में उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। यह अमृत समान श्रेष्ठ मिष्ठान मिश्री गधा कभी नहीं खा सकता। नीम के पेड़ पर लगने वाली पकी हुई निम्बोली में कई रोगों को हरने के औषधीय गुण होते हैं। आयुर्वेद उसे उत्तम औषधि कहता है, लेकिन रात दिन नीम के पेड़ पर रहने वाला कौवा अगर निम्बोली खा ले तो उस कौवे की मृत्यु निश्चित है। मतलब इस धरती पर ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे लिए अमृत समान है, गुणकारी है, औषधि है, पर इस धरती पर ऐसे कुछ जीव भी हैं जिनके लिए वही अमृत विष के समान है। मोदी जी वही गुणकारी अमृत औषधि हैं, लेकिन कुत्तों, मतलब आतंकवादियों और दंगाइयों, मक्खियों, देशद्रोहियों और गंदगी, गधों, वामपंथी सोच और राजनीतिक मूर्ख, और कौवों यानी स्वार्थी कपटी मीडिया आदि के लिए भी वो विष के समान हैं। तो अब समझ में आ गया कि मोदी जी कौन है। इसीलिए यह कुछ तत्व इतने भयभीत हो रहे हैं। फिलहाल मुझे लगता है जज साहब और पत्रकार महोदय को अपनी बात का ठोस और माकूल जवाब मिल गया होगा। साथ ही समाज में थोड़ी और बेइज्जती का सुख भी प्राप्त हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।